पढ़े हैं जी। पर यूट्यूब पे अपना प्रमोशन करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और और जो उसका ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच, सबका जो है एग्जाम डेट घोषित कर दिया है। तो इससे पहले हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि आप लोग के लिए 25 दिन का एक मैराथन सीरीज के रूप में हम जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हर एक सब्जेक्ट का, उसको आप लोग को जो है कवर करवा देंगे, ताकि आपका यहाँ से एग्जाम में जो है रिजल्ट की संभावना बन सके। अगर जो भी लोग नए हैं, इस चैनल पे बने रहे और कंटिन्यू जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा। पर डे आप रिकॉल कर सकते हैं अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो। अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो वीडियो को ध्यान से देख करके एक बार पढ़ लीजिए, आपको जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पॉलिटी शुरू किए हैं कल के वीडियो में। तो आज जो उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम आज देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक बार रिकॉल करेंगे जो कल क्या क्या पढ़ाए थे उसके बारे में। ओके, तो भारतीय संविधान में जो है हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो भारतीय संविधान का विकास विकास के बारे में ब्रीफ में थोड़ा समझेंगे, चूंकि कल पूरा डिटेल्स में समझा चुके हैं। तो 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और स्टार्ट होने के बाद जो है सबसे पहले अगर बात करें एक्ट के रूप में, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और जिसको इसमें विभिन्न प्रावधान लाया गया। जो इसमें हम बताए थे कि मेन प्रावधान के रूप में अगर बात करें आपसे, तो क्या हो जाएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, और जिसके तहत जो है वारेन हेस्टिंग्स का पहला नाम आता है कि वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे। उसके बाद इसमें आता है कि इसी अधिनियम के तहत जो है 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। और उसके सबसे पहले अगर बात करें, एलिजा एम्पे का नाम आता है मुख्य न्यायाधीश के रूप में वह बनते हैं। और इसी के द्वारा जो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का यहाँ से मान्यता मिलता है और आगे बढ़ता है। तो इसमें अगर बात करें, जो हम बता दिए ब्रीफ में बता रहे हैं क्योंकि कल इसको बता चुके हैं। उसके बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और चेम्बर्स और लिमिस्टर का हाइट का जो है नाम आता है। उसके बाद है आपको कि इसी अधिनियम के तहत जो है उपहार और रिश्वतखोरी का यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, और राजस्व, नागरिक और सैन्य की अगर बात करें मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जो है अब आवश्यक हो गया था। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट हम इसमें बताए हैं कि डेट यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। और इसमें क्या कहा गया बात है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी था, वहां पे कुछ कमी था, उसको पूरा करने के लिए जो है इसको लाया गया। और कोलकाता की सरकार को जो है अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधि बनाने का, नियम कानून बनाने का अधिकार जो है इसको दे दिया गया। उसके बाद 1784, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 याद रखना है, 1784। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। मात्र 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना है। पहला पहला की डेट याद रखना है, कब आया, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। और दूसरा में क्या याद रखना है कि इसमें दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का व्यवस्था किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था व्यापारिक मामला को देखरेख करता था, वही अगर बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, तो यह राजनीतिक मामला को जो है देखरेख करता था। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद 1793 का चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या क्या आया कि अब जो है, जो पहले लंदन से मिलता था इस सबका वेतन, तो जो भी कर्मचारी अब भारत में काम करेगा उसका वेतन भत्ता जो है भारत के राजस्व से जो है अभी सबको दिया जाएगा। तो यह बात 1793 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कहा गया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण 1813 के अधिनियम के। तो यहाँ हम बताए हैं, मात्र एक पॉइंट याद रखना है कि आपको व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। किसको, चीन और चाय को, चीनी और चाय को जो है छोड़ करके 20 वर्षों के लिए अधिकार को इसका बढ़ाया गया, चीन और चाय को, लेकिन व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया। यही शब्द है
इसमें अगर पूर्ण शब्द लग जाता है तो यह बदल जाता है अधिनियम। आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे है कि कंपनी के भारत के साथ साथ व्यापार, इसमें इसी अधिनियम के द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों को, ईसाई ईसाई जो मिशनरी था उस सबको भारत आने का छूट दिया गया, अधिकार प्रदान हुआ। उसके बाद शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात की गई, लेकिन इसमें किया नहीं गया। उसके बाद ये सब कल बता चुके हैं, बस आपको रिकॉल कर रहे हैं। तो उसके बाद है 1833 का अधिनियम, उसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, चाय और चीन को छोड़कर। और यहाँ पे चाय और चीन को भी समाप्त कर दी, मतलब चीनी को भी समाप्त कर दिया, यानी कि पूर्णतः समाप्त कर दिया। यही शब्द है जो आपको क्वेश्चन में गलत करवा सकता है, तो इस पे फोकस करना है। कब? अगर व्यापारिक अधिकार को, एकाधिकार को समाप्त करने की बात कहे तो कब? 13। लेकिन जहां अगर पूर्णतः शब्द लग गया, बिहार दरोगा में 2 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1833 ध्यान देना है। अब कंपनी के ब्रिटिश सरकार की ओर से जो है मात्र भारत का शासन करना नाम मात्र का रह गया था, तो ये सब ध्यान रखना है। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है 1833 के अधिनियम के द्वारा जिस तरह हम लोग पढ़े, 1773 के अधिनियम में क्या पढ़े कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब जब 1833 के अधिनियम आ जाता है तो क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल वायसराय 1858 में आएगा। अभी जो है 1833 में गवर्नर जनरल बनाया गया भारत का, इससे पहले बंगाल का था, अब भारत का बनाया गया। तो यहाँ पे 1833 के तहत जो है इस प्रावधान का लाया गया, और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल जो बने थे भारत का पहला, वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम आता है। विलियम बेंटिंग से 2 3 पॉइंट, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत होता है, यही विलियम बेंटिंग के द्वारा किया जाता है, तो यह भी याद रखना है। उसके बाद इसमें है 1843 में लॉर्ड एलन बरो का काम है, इसी अधिनियम के द्वारा, जो 1833 के अधिनियम के द्वारा जो है आपको यहाँ पे दास प्रथा को, देखिए दास प्रथा को जो है विधि के विरुद्ध जो है घोषित कर दिया गया, मतलब नियम कानून के इसको विरुद्ध घोषित किया गया, और 1843 में जाकर के पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया गया। किसका समय है यह? लॉर्ड एलन बरो का काल है यह। तो यह पूछा जाता है किसके समय में, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में समाप्त किया गया था? लॉर्ड एलन बरो के समय में, और 1843, दोनों बात को याद रखना है, यह पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व, यह सब समझने वाली बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। 1853, यहाँ से बस याद रखना है चार्टर्ड एक्ट, इसके तहत जो है प्रतियोगी परीक्षा का जो है शुभारंभ यहीं से होता है 1854 में। और किसकी समिति पर? लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर जो है, दोनों बात याद रखना है, लॉर्ड मैकाले याद रखना है, 1854 याद रखना है। और यहाँ पे इसी अधिनियम के द्वारा जो है अब नामजदगी का सिद्धांत को खत्म करके जो है क्या किया गया, महत्वपूर्ण पदों पर जो है प्रतियोगी परीक्षा पर, जो अभी हम लोग परीक्षा देकर के नौकरी लेते हैं, पास करते हैं, तो यही बात इसी समय से शुरू हो गया था। मैकाले के, अभी यह समिति था, एक कमेटी बना था, उसका नाम था मैकाले, व्यक्ति का नाम था, उनका अध्यक्षता किए थे, इसी इसीलिए ये इस समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। उसके बाद है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को, सब नहीं है, 1858 के अधिनियम के द्वारा पढ़िए, या 1757 का जो विद्रोह होता है, 1857 का जो विद्रोह होता है, उसके बाद का यह था अधिनियम। तो ये इसके बाद क्या हुआ कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की, भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर के, जो ब्रिटिश लोग यहाँ शासन कर रहे थे, अब उन लोग से व्यापार तो कर ही रहे थे, शासन भी कर रहे थे। तो अब जब विद्रोह समाप्त होता है तो वहाँ ब्रिटेन के लोग को पता चलता है कि लोग से अब शासन व्यवस्था भारत में चलने वाला नहीं है, तो क्या करता है, और शासन व्यवस्था को लोग से अपने छीनता है, लेता है, और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, मतलब ब्रिटेन में, लंदन से अब प्रशासन हम लोग का यहाँ पे होगा, जो नियम वहां बनाएगा वो यहाँ पे लागू होगा, चलेगा। तो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, तो यह भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 15 सदस्य की परिषद का सृजन किया गया, और इसी में जो है मुगल सम्राट के पद को, पता है ना कि मुगल सम्राट, सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। उनको जो है रंगून भेज दिया गया था 1818, वहीं पे 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और यही कहा, जब 1857 के विद्रोह होता है तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरा में जाकर के छुप जाते हैं,
वहीं से उनको गिरफ्तार किया जाता है, रंगून भेजा जाता है, और रंगून में 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके लिए दो शब्द है कि ऐसा मुगल बादशाह जिनको दो गज जमीन भी नहीं मिला अपने जन्म स्थली पर, चूंकि उनका विदेश में मृत्यु हो गया था। उसके बाद है इसमें कि, और इसी अधिनियम के तहत जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम बताएं कि पूर्णतः व्यापारिक मामला को समाप्त करके अब 1858 का है। तो इसमें जो है 1858 के अधिनियम के तहत वह जो भारत का गवर्नर जनरल बना था उसको जो है अब क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया 1858। और प्रथम वायसराय अगर पूछिए आपसे तो कैनिंग का नाम आ जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट 1861 से एक बात याद रखना, क्या अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो नहीं आता है। गवर्नर जनरल वायसराय का पद पद दे दिया गया है, व्यक्ति एक ही रहेंगे, नाम पद जो है पोस्ट उसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है। उसके बाद है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का यहाँ से शुरुआत होता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जो कृषि मंत्रालय सब होता है। और इस अधिनियम के द्वारा आपको पहली बार क्या अध्यादेश जारी, तो यहाँ से दो बात याद रखिए, विभागीय प्रणाली की शुरुआत और अध्यादेश का शुरुआत। अभी वर्तमान में राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं अध्यादेश जारी, राज्यपाल राज्यपाल 213, तो याद रखना है ये सभी साथ साथ में। नेक्स्ट है आपको कि इसमें 1862 में कैनिंग ने भारतीयों को, तीन भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है नियुक्त किया था, मनोनीत किया था। उसके बाद 1873 का अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के तहत जो है एक यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय जो है भंग किया जा सकता है। ठीक है। तो और इस तरह से औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1884 को जो है कंपनी को औपचारिक रूप से क्या किया गया, भंग किया गया। और शाही उपाधि 1876, आपको यहाँ से याद रखना है 28 अप्रैल 1876 को, या डेट याद रखना है, महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की समागरी घोषित किया गया था। यही पूछता है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि 1893 का भारत परिषद अधिनियम की अगर चर्चा करें, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, इसको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 में, अध्यादेश जारी किसमें 1861। तो ऐसे ऐसे करके याद है। 1809 का अगर पूछे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सांप्रदायिकता का निकल के सामने आता है। सांप्रदायिकता के आधार पर जो है मुस्लिम मतदाता जो निर्वाचन की शुरुआत की गई, और सांप्रदायिकता के जनक के रूप में कौन थे, लॉर्ड मिंटो। और यही अधिनियम के द्वारा जो है आपको क्या मुसलमान को मुसलमान ही वोट दे सकते थे, अलग कर दिया गया था, हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया गया था, शक्ति को कमजोर कर दिया गया था। भारत को भारत को जो है भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की गई, तो यह भी बात सही है। उसके बाद आपसे पूछे कि बजट पर जो है बात विवाद करने का समझने वाला बात है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा इसमें। एक सेकेंड। हाँ ये कल वाला था, कल उतना बता दिए थे। हाँ, रिकॉल हो गया ना, शॉर्ट में बताया, कल तो पूरा डिटेल्स में बताए थे समझा करके। एक सेकेंड।
पढ़े हैं ना, आप पढ़ के आए हैं ना, पढ़ के आए हैं ना, पढ़े, याद है ना? बताइए तो, व्यापारी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया था? 13 की 33? पढ़ना है मन से। चलिए, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? यहाँ तक कल पढ़ लिए थे। अब लोग जो हम लोग पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहते हैं। और इसको बोलते हैं क्या, 1909 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो चेम्सफोर्ड जो थे यहाँ के गवर्नर जनरल वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव था, यहाँ का भारत सचिव था। तो इसको ध्यान रखना है। और इसमें मेन मेन पॉइंट क्या क्या आएगा, द्वैध शासन की शुरुआत, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत। तो यह सब दो बातें यहाँ से आपको याद रखना है। द्वैध शासन की अगर चर्चा करें तो किस कहाँ से शुरुआत, उसकी शुरुआत कौन किए थे? लियोनस कार्टियस। कार्टियस जो है द्वैध शासन का है, बिहार दरोगा में 2 बार पूछा गया है। लियोनस कार्टियस जो है इसके जनक थे। और सब सर्वप्रथम कहाँ लगाया था द्वैध शासन? सर्वप्रथम अगर द्वैध शासन की बात करें तो बंगाल में। हटाया कौन लगाया था? लॉर्ड क्लाइव। हटाया कौन था? हाँ, 72। 72, हाँ, 1772, सही है। उसके बाद वही चीज आ जाता है यहाँ पे, प्रांत में स्वैर शासन की स्थापना की गई 1919 के अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। और इसको समाप्त कब किया गया? प्रांत से समाप्त कर देता है 1935 के अधिनियम के द्वारा, जो, और प्रांत से समाप्त करता है और केंद्र में जो है स्थापित कर लागू करता है। तो ये बात याद रखना है। और इसी अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था, जो कि पहली बार 1926 में, 1919 के अधिनियम के तहत जो है महिला वोट 1926 में, वो महिला का वोट 1926, ली कमीशन की स्थापना, ली कमीशन के सिफारिश पर जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, वो भी 1926 में ही। तो ये सब बात याद रखना है, 3-4 पॉइंट यहाँ से यही बातें थी। उसके बाद कहा गया कि इसका कार्यकाल, इसमें जो है जो मेन मेन बातें होगी उसको बताएंगे। प्रांतों में द्वैध सदनात्मक प्रणाली का परिवर्तन किया गया, और प्रांत में द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। और इसमें जो है आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया था। और आरक्षित की बात करें तो इसमें जो है वित्त, भूमि, कर, सहायता, न्यायालय, पुलिस, जैसे राज्य सूची और संघ सूची में हम लोग पढ़ते हैं ना, जो जो बातें, वही सब बातें यहाँ पे आपको दे दिया गया। हस्तांतरित में शिक्षा है, पुस्तकालय है, संग्रहालय, यह सब समझने वाली बातें हैं। आरक्षित विषय जो है प्रशासन, गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से के लिए किया जाता था। और जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है गवर्नर जनरल विधान परिषद के, यह बात को ध्यान में रखना है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। तो हम अभी पढ़े हैं। उसके बाद भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि अब जो है वह भारत में महालेखा नियंत्रक का कोई क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। तो ये भी बात याद रखना है, जो हम बता दिए आपको कि इस अधिनियम के द्वारा इस लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा, ली कमीशन, ली आयोग के द्वारा 1926 में जो है आपको यह लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया, जो अभी यूपीएससी के एग्जाम लोग देते हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य जो थे वह कहाँ कौन थे, भारतीयों को अब रखा गया, इसमें भारतीयों को शामिल किया गया। और इसी अधिनियम के तहत जो है पहली बार सिख भारतीयों को, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को जो है आपको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। अब जो है फिर से अलग कर दिया गया। पहले क्या था, 1909 में केवल मुस्लिमों के अलग किया गया, 1919 में आपको सिख हो गया, भारतीय ईसाई हो गया, आंग्ल भारतीय हो गया, ये सबको भी जो है अब अलग कर दिया। अब इसके लिए भी पृथक निर्वाचन की बात कह दी गई। तो आपको इस पे ध्यान रखना है, दोनों बातें पे। और इसमें पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, तो यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद
बताइए अभी के आम बजट को रेल बजट के साथ कब अलग किया गया था? 1924-25। लेकिन अब फिर से कब मिला दिया गया? 2 बार बिहार दरोगा ने पूछा है, 2017 में। 2017 में जो है फिर से मिला दिया गया। इसके अंतर्गत जो है एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, और इसका जिसका कार्य जो है 10 वर्ष तक, 10 वर्ष जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुति करता था। और इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से क्या हुआ, बनाए रखा गया था। और यही में जो हम बता दिए आपको कि मंटिकी ट्रांसपोर्ट सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है मिला था, जो कि 1926 में पहली बार मतदान की थी महिला। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। तो इसको ध्यान में रखना है, लॉर्ड जॉर्ज। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1935 का अधिनियम, और इसमें टोटल जो है 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? मूल संविधान में 95। अभी अगर ऐसे वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो 420 के आसपास हो गया है। अनुसूची की अगर चर्चा करें तो 12। पहले कितना था? 8। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि अखिल भारतीय संघ जो है का व्यवस्था किया गया, अखिल भारतीय संघ। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है पहले बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की अगर चर्चा करें तो इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार उसका स्थापना किया गया, और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल को जो है बिहार से अलग किया गया। उसके बाद बांग्लादेश को भारत से अलग किया गया, और उसके बाद क्या, मद्रास को किससे अलग किया गया? मुंबई से अलग किया गया। ये सब भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें मेन मेन जो बातें था और प्रांतीय हम बता दिए। एक मेन पॉइंट था इसमें कि द्वैध शासन को प्रांत से निकाल करके और कहाँ, केंद्र में स्थापित किया गया। तो यह भी याद रखना है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और इसमें परिसंघ, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं संवर्ती सूची, जो अभी हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची पढ़ते हैं ना, वही बातें हैं इसमें कि इसको विभाजित इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। परिसंघ सूची के विषय पर, परिसंघ वही जो अभी संघ सूची पर जो केंद्र अपना डिसीजन लेती है, और राज्य सूची पर राज्य, और दोनों पे अगर विवाद हो तो केंद्र का मान्यता होता है। तो यह सब बातें थी, और यह सब समझने वाले मेन जो टॉपिक, मेन पॉइंट होगा उसको फोकस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस अधिनियम को जो है दो व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और इन्होंने कटाक्ष किए हैं, इनको अपना समर्थन दिए हैं। नेहरू जी कहते हैं कि यह जो है एक गुलामी का अधिकार पत्र है, और 1935 के अधिनियम के बारे में। और भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि यह ऐसा एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन इसका फेल है। तो इस तरह से इनका कटाक्ष के रूप में कहते हैं। और बोलते हैं कि यह बोले, उसके बाद भी कहते हैं कि मुझे आरोप के संबंध, या आरोप लगाते हैं और इसमें कोई क्षमा मांगने की बात नहीं है। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग का पुनः उत्पादित है। अभी बात सही है, चूंकि हमारे संविधान में यहीं से जो है 75 से 80% बातें जो है आपको यहीं से देखने को 1935 के अधिनियम के तहत जो है देखने को मिलता है। संघीय न्यायालय बता दिए हैं हम कि संघीय न्यायालय की जो है व्यवस्था इसी अधिनियम के तहत किया गया। भारत परिषद का अंत किया गया, और सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी किया गया। जैसे हम लोग पढ़े ना, 1909 में किसको अलग किया गया निर्वाचन के आधार पर? मुस्लिम को। 1919 में ईसाई को, भारतीय, आंग्ल भारतीय को, और इसको अलग किया गया। उसके बाद यहाँ जब आ जाएंगे तो किसको अलग करता है? दलित को, कमजोर वर्ग के, मजदूर को, फिर से गरीब लोगों को, तो यहाँ से जो है अलग कर दिया गया। तो ये सब बात, महिलाओं, मजदूर, सबको जो है यहाँ पे जाति के आधार पर भी अलग किया गया। तो तीनों को सीरियली से याद रखना है कि 1919 में किसको किया गया, 1909 में किसको, 1935 में किसको। अब आता है हम लोग का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी का। भारत
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसमें ब्रिटिश संसद में जो है 4 जुलाई, यह डेट पूछा जाता है, याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो कि 18 जुलाई जो है 14 दिन बाद जो है यह स्वीकृत हुआ था। और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान के रूप में अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, दो जो है अपना अपना देश के रूप में एक अलग अधिराज्य के रूप में बना दिए गए। और उसके बाद है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, और इसकी नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। और विधानसभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक जो है इस मंडल में यह विधानमंडल जो है कार्य करते रहेगी। जब संविधान का हमारा निर्माण हो जाएगा तो यह जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। भारत मंत्री के पद जो है इसमें 1947 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक जो है इस समय 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है आपको शासन चलाना पड़ेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और तब है कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया, और भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित नहीं होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने का जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई। और इस अधिनियम के अधीन जो है भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र जो है मिल गया था। तो कौन कौन इसमें शामिल नहीं हुआ था, ये भी बात आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो सिलहट जिला जो एकमात्र था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जो है जनमत संग्रह के द्वारा यह पाकिस्तान के पक्ष में जो है यह मत दिया था। कौन पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो सिलहट या असम का जिला है सिलहट, यह पाकिस्तान के पक्ष में बोला था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। एक मतलब जनमत संग्रह कराया गया था कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि भारत में रहना चाहते हैं। तो यह हाँ, तो यह लोग जो है पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे। यही सब भारतीय संविधान से विकास के संबंधित बातें थी। नेक्स्ट चैप्टर में अगर चर्चा करें आपसे, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। भारतीय संविधान सभा, थोड़ा लंबा खींचेंगे तभी ये जो है एग्जाम तक पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, बोर नहीं ना हो रहा है? पक्का ना? गर्मी चीज अलग है, पढ़ने में मन लग जाएगा। पढ़ने में मन लगना चाहिए, तो गर्मी ऐसी तो हो जाएगी। गर्मी सब जगह गर्मी, अब एसी तो नहीं लगवा सकते लाइब्रेरी में। चलिए, भारतीय संविधान सभा देखते हैं तुरंत, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करते हुए, बस जो हम बताते हैं उस पर फोकस करिए कि हाँ यह इम्पोर्टेंट है, माइंड में सोचिए उसको खींच लेने के लिए, सेट करने के लिए। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है यह मिशन याद रखना है, किसके मिशन पर, यह भी पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है भारतीय संविधान का क्या किया गया, निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब, जुलाई, सही बोले, हम कितना दिन से सोच रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, अभी होगा कहाँ से। हम्म, रेड, हेलो, ठीक है, रेड। चलिए देखिए, तो यहाँ से इसको ही एक लाइन से दो क्वेश्चन याद रखना है। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, जुलाई 1946, यह पूछा जाता है क्वेश्चन, जुलाई 1946, जुलाई के साथ ही याद रखना है। और एक कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में तीनों व्यक्ति को याद रखना है, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर, तीनों व्यक्ति को जो है
याद रखना है आपको, तीनों का नाम याद रखना है। इसमें अगर अध्यक्ष की अगर चर्चा करें तो कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? पैंथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष हैं। भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले पढ़े भी है मौनेन्द्र नाथ को 1934 में जो है 1934 में उनके दिमाग में आया था। और जब आगे जाते हैं तो भारतीय संविधान के कांग्रेस के मंच से 1935 में कांग्रेस के सभा से 1935 में औपचारिक मांग किया जाता है किसका? संविधान सभा के गठन का। तो दोनों बात याद रखना है आपको कि मावनेन्द्र नाथ राय 1934 में प्रस्तुत किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1935 के संविधान सभा के गठन की औपचारिकता मांग की गई थी, जिसमें 1940 में ब्रिटिश सरकार के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है स्वीकार किया गया था इसको। तो इस बात को भी याद रखना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया, किस मिशन के आधार पर जो है और कब किया गया गठन, इसके सदस्य कौन थे और इनके अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से 3 लाइन से 4-5 क्वेश्चन आज। सबसे सचिव जो थे स्टोकफोर्ड क्रिप्स थे, इनका सदस्य था। संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या की अगर बात करें, जब गठन हुआ था उसमें कुल संख्या कितना था? 389। यह सबको याद रखता है, लेकिन इसमें हम लोग को क्या याद रखना है? 292 जो था ब्रिटिश प्रांत से और 4 जो था कहाँ से? चीफ कमिश्नर से। और 93 जो है आपका देसी रियासत से था। देसी रियासत से यहाँ से 93 था। तो यह भी कभी कभी आपको एक लाइन में सजाने के लिए पूछ सकता है कि आप देसी रियासत से कितना था? 93। और प्रांतीय से ब्रिटिश प्रांत से 292 और 4 जो है अपना चीफ कमिश्नर के रूप में। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ और चुनाव कितने सदस्यों में से? 389 जो ऊपर पढ़े हैं। 389 में से प्रांत के लिए निर्धारित मात्र जो है 296 सदस्य के लिए चुनाव किया गया। 296 का चुनाव किया गया, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, जिसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208 और मुस्लिम लीग को और अन्य को जो मिला था वो 15। यह याद रखना है। 296 सदस्य के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 जो है अन्य लोगों को दिया गया। तो यह याद रखा जाता है। उसके बाद अगर चर्चा करें आपसे कि 9 दिसंबर, अब यहाँ से संविधान सभा का गठन होता है तो 3 डेट यहाँ भी याद रखना है, 9, 11 और 13। 9 दिसंबर को क्या होता है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को एक गठन होता है, पहला बैठक होता है, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में लिखा होगा। अस्थायी किधर गया? दिसंबर यहाँ पे 1946 में प्रथम बैठक और कहाँ हुआ? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में, पुस्तक भवन में। और इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी, इस पे फोकस करना है। देखिए अस्थायी और अस्थायी दोनों में अंतर है, तो इस पे फोकस करना है। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्ण रूप से जो क्या किया? बहिष्कार किया। तो 9 दिसंबर से यह याद रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया। दूसरा में क्या है? 11 में। उसके बाद हैदराबाद जो है एक देसी रियासत थी, जिन्हें प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो यह भी आपसे पूछ सकता है, वहां कौन था जो भारत के पक्ष में वोट नहीं दिया था? सिलहट, असम का सिलहट जिला जो भारत के पक्ष में। हाँ, और यहाँ पे क्या है कि संविधान सभा के बैठक में यह भाग नहीं लिया था। कौन? तो हैदराबाद। याद रखना है। यह हाँ हाँ, तो यह शामिल नहीं हुआ। सिलहट पाकिस्तान में चला नहीं गया था, वो वोट दिया था उसके पक्ष में। जब आजाद हुआ भारत तो जनमत संग्रह कराया गया। वो पूछा गया कि आप किस में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में कि भारत में? तो लोग वहां के जनमत, सिलहट के लोग जो है जनमत संग्रह के रूप में पाकिस्तान को चुना था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। यह बात पूछा गया। उसके बाद है कि प्रांतीय या देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में साधारण की अगर बात करें 10 लाख। फिर रुका, अभी तो है ना सिलहट जिला।
जिसको जाने का इच्छा होगा गया होगा, रुकने का होगा वो है यार। हाँ हाँ, वही तो बात मत तो दे। असम है इधर और पाकिस्तान है उधर, कैसे उसका जिला वहां से वहां चल जाएगा? आदमी चला गया होगा। अब पहले क्या था, पहले तो बांग्लादेश था ना। असम इधर है तो उसका नीचे बांग्लादेश, तो वो पाकिस्तान का ही एरिया था ना वो तो 1901 पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में न जाकर के बांग्लादेश बना है। तो उस समय तो नजदीक था वहां के लोग को। तो 3 डेट हमको याद करवा रहे हैं, 9, 11 और 13। 9 में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सत्यानंद सिन्हा, और 9 के बाद 11, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होता है और उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तीसरा डेट है 13 दिसंबर, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावना उद्देशिका के प्रस्ताव को जो है पेश किया जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को जाकर जो है पारित होता है। तो 9, 11, 13 और 22 जनवरी को भी याद रखिए साथ साथ। उसके बाद प्रांतों का प्रतिनिधि मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, और उसमें समुदाय कौन कौन था? मुस्लिम, सिख एवं साधारण, मतलब जनरल के लोग थे। अब है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां आपसे पूछा जा रहा है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यह पूछा जाता है, कभी कभी आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कौन किसके अध्यक्ष थे। तो संचालन समिति की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा। यहीं पे अगर संघ की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कनेक्ट करके याद रखना है बस। तो देखिए, यहाँ पे संविधान सभा की चर्चा करें आपसे तो संचालन समिति कौन हो जाएंगे यहाँ पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संघीय संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय का कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। संघ, फिर संघ आ गया यहाँ पे, तो कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजातीय के कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम और प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 जगह के अध्यक्ष थे, कौन कौन? संचालन समिति के, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के, और नियम और प्रक्रिया समिति के जो है अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगर आप चर्चा करें आपसे कि मौलिक अधिकार, यह सबसे जो ऊपर में पढ़े हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट के रूप में, वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के बहिष्कार क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 जो है उप समिति बनाया गया था। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार के उप समिति के रूप में कौन थे? तो जेबी कृपलानी। लेकिन अगर केवल मौलिक अधिकार के समिति के अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे उप समिति आ गया, उप शब्द लग गया, तब जाकर के जेबी कृपलानी हो जाएगा। अल्पसंख्यक के उप समिति पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे? एच.सी. मुखर्जी। इनको याद रखें, दोनों को यहाँ से वीवीआई के रूप में पहले याद रखें। उसके बाद उसके बाद एक उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदुलाई। उसके बाद आप याद रखिए, देखिए गोपीनाथ बारदुलाई अभी किसका नाम है? यह गुवाहाटी में हवाई अड्डा है ना, उसका नाम है। और यह असम का क्षेत्र है, तो कनेक्ट करके याद रखिए, गोपीनाथ बारदुलाई याद रहेगा साथ में जोड़ करके। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के, जैसे असम में स्थित क्षेत्रों असम में स्थित क्षेत्र के अलावा पूछ रहा है आपसे, तो ये भी ठक्कर हो जाएंगे। और उत्तर पश्चिम या फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र के उप समिति के रूप में अगर पूछे आपसे, तो पाकिस्तान शामिल होने के कारण जो है इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था यहाँ पे, ठीक है। और मेन बात यहाँ पे कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 17 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा को संबोधित किया गया, यानी संविधान सभा में पहली बार जो है बोले, या पहली बार बोले थे। और उस दिन अंबेडकर ने अपना भाषण का समापन करते हुए, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है, यही बात यहाँ से अब बोले थे।
तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 17 दिसंबर 1946 क्या हुआ था, पहली बार संविधान सभा का संबोधित किया था, किसके द्वारा, अंबेडकर साहब के द्वारा। यहाँ से यह बात याद रखिए, यह नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, दो बातें यहाँ से याद रखना है आपको, जेबी कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी है तो यह हो जाएगी अल्पसंख्यक वाले का, और यह जो है मौलिक अधिकार के उप समिति का कौन हो जाएंगे, जेबी कृपलानी। तो दोनों को यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में जो हम लोग पढ़े, जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ था। तो समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व जो कौन कौन कितना सदस्य किए थे, तो उसको एक नजर ध्यान दीजिए। जैसे हिंदू में कितना लोग समुदाय की संख्या था, 163, मुस्लिम में 80। अगर पूछिए आपसे कि मुस्लिम समुदाय के वोट में जो इलेक्शन हुआ था, सीट कितना आया था, 208 कांग्रेस को मिला था, 73 जो मिला था मुस्लिम को, और 15 को अन्य था। तो याद रखना है। अनुसूचित जाति का अगर चर्चा करें तो 31 था, भारतीय ईसाई का 6 था, पारसी लोग का 3 था, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 6 था, और यहाँ पे सिख का जो है 4 था। तो याद रखना है, टोटल 296 में ये सीट आया था अलग अलग। ठीक है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या यह इंपॉर्टेंट है, और यह पूछा जाता है, आपको यह याद रखना है। और कहाँ कहाँ से थे उनको याद रख, पूरा नाम याद नहीं रखा जाता है, बस 2-4 बार आप रीडिंग कर लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति जाना पहचाना है, नया कुछ नहीं लगे। इसमें भी अगर याद रखने वाला बात होगा तो सबसे पहले जो है हम याद क्या रखेंगे, सरोजिनी नायडू को। किस लिए, कि हम लोग बिहार से रिलेटेड है, बिहार से संबंधित है, और बिहार के एग्जाम पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो यह बिहार के एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। यह जो थे बिहार के सीट पर चुनाव लड़े थे, तो यहाँ से 15 महिला थी, जिसमें सरोजिनी नायडू थी, और एक मात्र महिला थी कौन, मुस्लिम, तो उनका नाम क्या था, बेगम रसूल। किधर गया, तीन, अच्छा हाँ, यह जो थे बेगम एजाज रसूल, यह कहाँ से लड़े थे, तो संयुक्त प्रांत से। यह भी याद रखना है आपको। बाद बाकी आप याद रख लिए, हंसा मेहता को याद रखिए, या बॉम्बे से लड़ी थी। अंबु स्वामीनाथ है, रेनी रानी की रेनी मेडर क्वीन है, दक्षियानी बेलाउद्दीन है, जी दुर्गाबाई है, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, और राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपको तो यहाँ से याद ही होगा, लगभग लगभग उसको जान ही रहे होंगे। यहाँ से 12, 13, 14, 15, चार महिला का तो याद ही होगा आप लोग को। जैसे सरोजिनी नायडू हो गई, राजकुमारी अमृता कौर हो गई, सुचिता कृपलानी हो गई, और विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। तो 4 तो आपको याद है। इसमें से सरोजिनी नायडू बिहार से थी, और एक इधर से याद रखिए कौन, बेगम एजाज रसूल को, जो मुस्लिम थी, और हंसा मेहता को याद रख लीजिए। फिर से आप दुर्गा बाई को याद रख लीजिए। यह सब 2-4 बार रीडिंग कर देना है। मेन 4 यहाँ से आपसे अगर पूछेगा यहाँ से कि इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो 2-4 बार रीडिंग रहेगा तो आप पकड़ लीजिएगा। टोटल अक्सर अभी तक जो पूछा गया है, इसकी संख्या पूछा गया है बस, कि कितनी महिला थी, अभी तक यही पूछा गया है। आगे आपसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो क्या पूछेगा, इनमें से कौन नहीं थी। तो इसके लिए आपको जानकारी रखना है। नेक्स्ट अगर पूछे आपसे, 11 दिसंबर बता चुके हैं हम। 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके बाद क्या है कि उपाध्यक्ष बन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का जो है संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष जो है यहाँ एच.सी. मुखर्जी, यह नाम इंपॉर्टेंट है, एच.सी. मुखर्जी। और यहाँ से 25 जनवरी 1947 को एवं दूसरे जो है उपाध्यक्ष बने थे कौन, बी.टी. कृष्णाचारी, 16 जुलाई 1947 को। तो आपको यह दोनों बात को याद रखना है। अध्यक्ष तो हम लोग जान रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष किनको किनको बनाया गया था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे नाम दिया गया है क्या, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा
बीटी कृष्णचारी, कृष्णा मचारी को याद रखना है, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी और बीटी कृष्णचारी, तो दोनों व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में याद रखना है। संविधान सभा की कार्यकारिणी 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो देश प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था, और यही बाद में जाकर के जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को देश प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद जो है संविधान सभा ने क्या हुआ, संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति और संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। तब जाकर के भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा जो है क्या, डेट याद रखना है यहाँ, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है गठन हुआ है ना, करके जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और इनमें जो है प्रारूप समिति में 7 व्यक्ति टोटल थे, जिसमें एक तो भीमराव अंबेडकर को याद ही रखना है, एक तो भीमराव अंबेडकर थे, दूसरा कौन थे, दूसरा में एन गोपाल स्वामी अयंकर को याद रखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को याद रखिए, के एम मुंशी को याद रखिए, सैयद, इनको जरूर याद रखिए। देखिए सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, यह पूछा गया है बिहार दरोगा में, और इनसे परिचित हम लोग नहीं रहते हैं तो इनको याद रखना है, चूंकि ये ऑप्शन में रहेगा। और कौन ऑप्शन में नहीं रहता, राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद जो आपको यह ऑप्शन में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं थे, और ये भी ऑप्शन में रहेंगे, तो 2 व्यक्ति को याद रखना है, सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह को जो इसमें थे, उसके बाद है एन माधव राव, और बी एल कृष्णमूर्ति के स्थान पर इनका मृत्यु हो गया था, तो एन माधव राव आते हैं। और डीपी खेतान जो कि 1948 में बीटी कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया था इनके मृत्यु के बाद, तो यह भी याद रखना है, कृष्णचारी है, कन्हैया है, अल्लादी कृष्णा है, गोपाल है, तो सब जो है कृष्ण का प्रवाची शब्द है, तो याद रखना है इसे। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था, यह भी पूछा जाता है, या बंगाल से हुआ था। देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ, बॉम्बे से, और इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जो है इनको जाना जाता है, तो याद रखना है ये सब। उसके बाद प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया, और इस दौरान जो है कुल कितने बैठकें हुआ, यह भी पूछा जाता है, 100, टोटल 141 बैठक हुआ था। और तब जाकर के 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर जो है भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान जो है प्रांत के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए दिया गया था। और इस प्रकार कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के रूप में कब बना था, अंतिम यह भी डेट पूछा जाता है, 2 सितंबर 1946। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और यहाँ पे क्या है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होता है, कब होता है, 2 सितंबर 1946 का। जवाहरलाल नेहरू जो बने थे वह क्या, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सचिव, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, और जॉन मथाई जो थे कौन थे, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री। उसके बाद सी राजगोपालाचारी कौन थे, शिक्षा मंत्री, इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है, सी राजगोपालाचारी। अंतिम प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इनको जाना जाता है। एच.सी. भाभा के रूप में जो है यह कार्य खनन एवं क्या है, बल्लरगाह। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। आसफ अली रेलवे, आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम मंत्री, और ऊपर से पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह या सूचना मंत्रालय। उसके बाद जो है
मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य जो है कब शामिल हुए थे? 26 अक्टूबर 1946 को। और इनका जो मंत्री 5 मंत्रालय दिया गया था, जिसमें लियाकत अली जो थे, कौन थे? वित्त मंत्री लियाकत अली। और आई चंद्रीगढ़ जो है, चुंदरीगढ़ या जो थे क्या, वाणिज्य मंत्री। और अब्दुल रब नस्वर की अगर बात करें तो संचार मंत्री थे। और वही अगर जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करें तो यहाँ पे कौन थे? विधि मंत्री थे। और उसके बाद गजनफर अली की बात करें तो यह कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री। तो यहाँ से क्या याद रखना है हम लोग को? लियाकत अली को याद रखिए, और एक भी याद रखना है आपको, जोगेंद्र नाथ मंडल को, क्योंकि विधि मंत्री है। और हम लोग के यहाँ विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखना है इनको। नेक्स्ट है आपका कि देश विभाजन के बाद जो है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को जो है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना हो गई? 299, जिसमें प्रांतीय सदस्य की संख्या 229 और देशी रियासत की संख्या जो है 70 हो गया था। उसके बाद प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी कितना? 1948, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा का अपना जो है रिपोर्ट पेश किया था। तो यह भी पूछ सकता है आपसे कि प्रारूप समिति जो थे, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति के द्वारा कब जो है अपना रिपोर्ट पेश किया गया? 21 फरवरी 1948। यह भी याद रखना है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? अगस्त 1947। अपना रिपोर्ट कब सौंपा? 21 फरवरी 1948। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखना है। और संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन की अगर बात करें तो 4 नवंबर से कब तक? 4 से मात्र 5 दिन चला था। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 में। और संविधान सभा का दूसरा वाचन की अगर बात करें तो 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ होता है, जो कि सबसे ज्यादा दिन 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चलता है। लगभग जो है 1 साल तक चलता है। और तीसरा वाचन के रूप में 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक जो है यह चला था। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और इस समय संविधान सभा के टोटल कितना? 284 सदस्य जो है उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने व्यक्ति जो है संविधान सभा पर, मतलब उसके रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। अब है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल अगर पूछे आपसे, या जब देश आजाद होता है तब जो मंत्रिमंडल बना उसकी बात कर रहा है, तो बात करें आपसे कि क्या जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री तो थे ही, इसके साथ साथ राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले के मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध के मंत्रालय उनको हाथ में था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्य के मामले से संबंधित। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, पहले वाला ही मिला था। यहाँ पे शिक्षा मंत्री बदल जाता है, और पहले था सी राजगोपालाचारी, अब है मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है शिक्षा मंत्रालय मिल गया। और जॉन मथाई रेलवे एवं, हाँ, अब ये हो गए रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। भीमराव अम्बेडकर तो कानून मंत्री थे। और इससे पहले वाला में जगन्नाथ जगन्नाथ न था, जगन्नाथ टंडन, वो थे विधि मंत्री, कानून मंत्री। जगजीवन राम जो थे वह श्रम श्रम मंत्री। और बलदेव सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें, सॉरी, बलदेव सिंह का, तो यह हो जाएगा रक्षा मंत्री। और राजकुमारी अमृता कौर को याद रखना है, स्वास्थ्य मंत्री थी। और CH भाभा जो थे वह वाणिज्य मंत्री। और रफी अहमद किदवई जो थे वह संचार मंत्री। और RK शनमुखम, यह याद रखना है आपको, RK शनमुखम शेट्टी जो थे यहाँ पे आपको वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें आपसे, तो कौन थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री थे। और BN गाडगिल की बात करें तो कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री के रूप में यह थे। उसके बाद भारत के रियासत का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम लोग जान रहे हैं
कि बहुत भूमिका निभाए थे, की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? बीपी मेनन। तो यह भी याद रखना है आपको यहाँ से कि देशी रियासत को एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई जो पटेल की अध्यक्षता किया गया था, उसमें सचिव कौन थे? बीपी मेनन। बीपी मेनन को याद रखना है, बीपी मेनन देशी रियासत विभाग का सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव के रूप में आपको बीपी मेनन को याद रखना है। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया था, किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिसके सचिव कौन थे? बीपी मेनन। बीपी मेनन। या पूछ सकता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगा, तो जान रहे हैं आप लोग, 22 दो क्या है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो है टोटल समय इसमें लगे थे, तो याद रखना है। और टोटल जो है 114 दिन बहस हुआ था, यह भी याद रखना है। और संविधान निर्माण कार्य में जो है कुल मिलाकर के कितना 63,96,729 रुपया जो है खर्च हुआ था, ये भी याद रखना है। मेन रूप से आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ से, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन पूछा जाता है, और कुल जो है बहस कितना दिन हुआ था, तो 114 दिन याद रखना है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल कितना था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। आपको डेट भी यहाँ से याद रखना है, आपको डेट यहाँ से याद रखना है। संविधान सभा को जो कब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1900, इसी दिन जो है संविधान को अपनाया गया, अंगीकार किया गया, या क्या पारित हुआ था। और लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और इसमें 22 भाग, 395 और अनुसूची 8 था। वर्तमान में कितना है, 22 भाग और 12 अनुसूची। अनुसूची तो हम पढ़ा चुके हैं, और यह याद रखना है आपको वीवीआई के रूप में, इसको याद जरूर रखें। याद है, वाह, अच्छा बात है। अनुच्छेद में से कौन कौन अनुच्छेद था, 60 छूट गया आपका, ठीक है, वाह, गुड। 15 अनुच्छेद आपको पहले याद रखना है यहाँ से कि 15 अनुच्छेद जो थे संविधान के कुल अनुच्छेद में से, यह संविधान लागू से पहले जो है यह इसी दिन से लागू हो गया था। लागू हमारा कब संविधान हुआ, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन यह जो है आपको 26 नवंबर 1949 में ही यह लागू हो गया था, जिसमें 15 अनुच्छेद में 5, 6, 7, 8, 9, 60 को याद रखिए, और 324, 66, 67, 68 ऐसे याद रखिए, 66, 67 और उसका 79, 80 और 88, 91, 92 और 93 को एक साथ याद रखिए। यह उसी दिन से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रस्तावित प्रवर्तित जो है यह लागू हो गया था, जबकि शेष अनुच्छेद आपका 26 जनवरी 1900 कब 50 को लागू हुआ था। नेक्स्ट की चर्चा करें आपसे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1900 कब हुआ, 1950 को, और इसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था इसी दिन, कब 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, राष्ट्रपति के रूप में। और 26 जनवरी 1950 को 50 से 51-52 में जो है हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में जो है यह काम कर रही थी। और इस प्रकार संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य के रूप में इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल में कब, 1949 में। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, और इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और गीत के रूप में अपनाया। उसके बाद है कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल को ने
पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की, क्या किया, घोषणा की 26 जुलाई 1947 को। और इसी दिन जो है आपको क्या 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। और यहाँ है 26 जुलाई 1947 को क्या हुआ, गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान का सभा का क्या किया गया, स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो यह भी याद रखना है आपको कि हाथ किस पशु को अपनाया था, तो हाथी को। मूल संरचना का जो है सौंदर्यकरण और सजावट जो है शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर का नाम आता है। बीहर राम मनोहर सिन्हा ने जो है किया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन अगर बात करें तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है किया गया, और इसे नंदलाल बोस द्वारा जो है सुंदर ढंग से क्या किया गया, अलंकृत किया गया, सजाया गया। और HBR अयंगर को जो है संविधान सभा का क्या किया गया, सचिव नियुक्त किया गया था। इसको सचिव के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। यह याद रखना है VVI के रूप में जाते जाते कि HBR अयंकर को संविधान सभा का क्या किया गया, सचिव नियुक्त किया गया था। तो यह भी बात आपको, तो यह आपका पहला और दूसरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट कल से हम लोग एक एक और सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्या आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि सबको जो है बेनिफिट हो सके। आपको एग्जाम तक इसका पूरे निचोड़ जो है हर एक सब्जेक्ट का आपको, ताकि एग्जाम में आप रिजल्ट के करीब पहुंच सके, आपको बहुत बेहद फायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू।